मैं लाल किला हूं। लाल पत्थर, सफेद संगमरमर और अद्भुत वास्तुशिल्प से बना वो विशाल किला जो स्वतंत्र भारत की शान है। मेरी प्राचीर पर लहराता तिरंगा हर हिंदुस्तानी का अभिमान है। आप सोच रहे होंगे कि कोई किला कैसे बोल सकता है, वो तो बेजुबान होता है। लेकिन यह गलतफहमी है। किलों की जुबान तो होती है, लेकिन अक्सर उनको सुनने वाले कान नहीं होते। किले चुपचाप रहते हैं, लेकिन खामोश नहीं। इतिहास गवाह है कि जिन सल्तनतों और हुकूमतों ने किलों की पुकार सुनी, वो संभल गए, वक्त रहते बदल गए और मिटने से बच गए। तो कान और ध्यान लगाकर सुनिएगा। आज मैं आपको अपनी दास्तान सुनाने जा रहा हूं। वैसे तो ये मेरी यानी लाल किले की कहानी है, लेकिन इस कहानी के पन्नों में भारतवर्ष का करीब 450 साल का इतिहास समाया है। ये कहानी शुरू होती है साल 1638 में। शाहजहां को मुगलिया सल्तनत की बागडोर संभालते हुए 10 साल बीत चुके थे। उसकी राजधानी आगरा थी। शाहजहां यमुना नदी के किनारे अपनी बेगम मुमताज महल की याद में एक बेहद खूबसूरत मकबरा बनवा रहे थे, जिसे आप ताजमहल के नाम से जानते हैं। इसी बीच शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली ले जाने का फैसला किया। शाहजहां को पसंद था बड़े बड़े परेड जैसे कार्यक्रम करना, हाथी, ऊंट, घोड़े जैसे साथ में दस्ते में चलें आएं जाएं। उस जगह की भी वहाँ कमी थी, जो इस नई जगह पे जहाँ लाल किला है, जिसका नाम उसने शाहजहानाबाद दिया। इस बात का संकेत था कि मुग़ल सल्तनत अपने उस स्टेज पर पहुंच गई है, उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां शासन इनविंसिबल कह ले, अपराजय हो गया था। शाहजहां ने दिल्ली में एक भव्य शाही किला बनाने का भी ऐलान किया। ज्योतिषियों और नजूमियों की राय से किले की नींव रखने का दिन मुकर्रर किया गया। वो तारीख थी 13 मई 1638। तो इस तरह मेरी यानी लाल किले की कहानी शुरू हुई। शाहजहां के पसंदीदा शिल्पकार यानी आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी ने मेरा डिजाइन तैयार किया। उस्ताद अहमद लाहौरी ने ही ताजमहल का भी खाका तैयार किया था। यहाँ पे जेन्युइन लाल पत्थर है। लाल पत्थर आया था धौलपुर से, और मकराना मार्बल मकराना राजस्थान में वहाँ से आया करता था। ये एक किला था और इसमें एक जनाना सेक्शन है, एक हमारा एम्परर का सेक्शन है, और दीवाने आम, दीवाने खास, और काफ़ी इसमें गार्डन्स बनाए गए। 9 साल तक हजारों मजदूर और कारीगर दिन रात मेहनत करते रहे। मैं धीरे धीरे आकार लेता रहा। शाहजहां चाहता था कि उसका यह किला मुगलों के बनाए किसी भी किले से बेहतर और बड़ा हो, और ऐसा ही हुआ। मेरा विस्तार 254 एकड़ में है। मेरी चारदीवारी करीब 2.5 किलोमीटर लंबी है। दीवारों की ऊंचाई 35 मीटर तक है। उस समय मेरी टक्कर का कोई किला दिल्ली तो क्या पूरे हिंदुस्तान में नहीं था, और न ही उसके बाद शाहजहां के शाहकार को कोई दोहरा सका। मेरे हर कोने में वास्तुशिल्प का नायाब नमूना था। दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, शीश महल, मुमताज महल, नक्कार खाना और हयाते बख्श बाग, सब एक से बढ़कर एक। तराशे हुए पत्थरों पर सुंदर नक्काशी, बेलबूटे, खंबे से लेकर छतों तक चित्रकारी, मेहराब और बुर्जियां। इनकी खूबसूरती देखकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा ले।
मैंने एक बार शाहजहां के वजीरों को कहते सुना कि मुझ पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। यह तब की बात है जब आप 1 रुपया लेकर बाजार जाएं तो 704 किलो बादाम या 1000 किलो केसर खरीद सकते थे। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज के दौर में इस तरह का किला बनाने में कितनी लागत आएगी। 1 रुपये स्क्वायर फीट से ज़्यादा खर्चा नहीं आता था बिल्डिंगों का, जबकि अच्छे से अच्छा मटेरियल इस्तेमाल होता था, अच्छे से अच्छा कारीगर काम करते थे, स्क्रीन्स और बड़ा बारीकी का काम होता था। और आज इस तरह की बिल्डिंग बनाना ही असंभव है, और अगर बना भी ली जाए तो 1 रुपये के जगह अब वो 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट आएगा। 6 अप्रैल 1648 को जब मेरा निर्माण पूरा हुआ, उस समय शाहजहां काबुल में था। उसके दिल्ली आने के बाद बहुत बड़ा जलसा हुआ। शुभ मुहूर्त में शाहजहां ने किलाए मुबारक में कदम रखा। जी हां, मुगल काल में मेरा यही नाम था, किलाए मुबारक या मुबारक किला, जिस नाम से आप मुझे जानते हैं, यानी लाल किला। वो तो अंग्रेजी हुकूमत के दौरान मुझे मिला, लेकिन वो दौर आने में अभी देर है। अभी तो शाहजहां का किलाए मुबारक में पदार्पण हुआ है। अगले 200 साल तक तमाम उतार चढ़ावों के बीच मैं मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रतीक बना रहूंगा। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच 3 युद्ध हुए। तीनों में दारा शिकोह की हार हुई। दारा शिकोह जान बचाने के लिए भागकर गुजरात चला गया था, लेकिन औरंगजेब ने उसे पकड़ लिया और मेरी आंखों के सामने अपने बड़े भाई का कत्ल करवा दिया। क्योंकि औरंगजेब को डर था कि अगर दारा शिकोह जिंदा रहा तो वो देर सवेर किलाए मुबारक पर यानी लाल किले पर अधिकार जमा ही लेगा। और ये बात दिल्ली से दक्कन तक सब जानते और मानते थे कि जिसके पास मैं था वही मुगल बादशाह था। बादशाहत हासिल करने के लिए औरंगजेब ने अपने बीमार पिता को आगरा के किले में कैद कर लिया और बड़े भाई को रास्ते से हटा दिया। मैं पत्थर का बना हूं, लेकिन औरंगजेब के सीने में पत्थर का दिल था। उसने दारा शिकोह की हत्या के बाद उसका सिर एक बक्से में बंद कर शाहजहां के पास बतौर तोहफा भिजवाया था। शाहजहां ने जब उसे खोला तो वो बेहोश हो गए। शाहजहां कला प्रेमी शासक थे, लेकिन औरंगजेब में ये गुण नहीं था। फिर भी उसने मेरे नक्शे में 2 बदलाव किए। उसने मोती मस्जिद बनवाई और लाल किले के सामने एक दीवार खड़ी की, जिसे अब लाल किले की प्राचीर कहा जाता है, और जहां हर साल 15 अगस्त पर तिरंगा लहराया जाता है। औरंगजेब ने यह प्राचीर तब बनवाई थी जब शाहजहां आगरा के किले में कैद था। जब शाहजहां को यह खबर मिली तो उसे अच्छा नहीं लगा। शाहजहां ने आगरा से औरंगजेब को संदेश भिजवाया, तुमने किलाए मुबारक के सामने दीवार बना दिया, जैसे दुल्हन के चेहरे पर घूंघट डाल दिया गया हो। मेरी संरचना में 6 द्वार थे, दिल्ली गेट से लाहौरी गेट तक। लाहौरी गेट इसलिए क्योंकि यह दरवाजा लाहौर की ओर खुलता था। औरंगजेब मुगल वंश का 6ठा शासक था, जिसने 50 साल शासन किया। मैं गवाह हूं कि किस तरह औरंगजेब की नीतियों ने मुगल साम्राज्य के पतन की नींव रखी। मैं वक्त को बदलते, मुगलों के सूरज को ढलते देख रहा था। कैसे पूरा मुगल साम्राज्य अर्श से फर्श पर पहुंच गया। कहां अकबर और कहां अकबर शाह। अकबर शाह के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय बादशाह बने। वो साल था 1837। बहादुर शाह जफर द्वितीय को देखकर मुझे कभी कभी दारा शिकोह की याद आती थी। दोनों विद्वान थे, दोनों को सियासत से ज्यादा पढ़ने लिखने का शौक था। बहादुर शाह जफर बड़े उम्दा शायर थे। वो सूफी ख्यालात के संवेदनशील इंसान थे। जफर आदमी उसको न जानिएगा, हो वो कैसा ही साहब,
फहमो ज़का जिसे ऐश में यादे खुदा न रही, जिसे तैश में खौफे खुदा न रहा। लेकिन कामकाज और शायरी में फर्क होता है। सल्तनत गजल या नज्म से नहीं चलती है। मुगल और मराठा के कमजोर पड़ने के बाद कोई केंद्रीय शक्ति बची ही नहीं। दूसरी तरफ अंग्रेज अब काफी ताकतवर हो चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जानती थी कि वो भारत को दोनों हाथों से तभी लूट सकती है जब उसके पास शक्तिशाली सेना होगी। इसलिए उसने अपनी फौज को मजबूत करने पर ध्यान दिया। अंग्रेजों की सेना में छोटे पदों पर ज्यादातर भारतीय सिपाही ही होते थे। अंग्रेज इनके साथ द्वैम दर्जे का व्यवहार करते थे। इन्हीं भारतीय सिपाहियों ने 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया और मैं उस क्रांति का सबसे बड़ा साक्षी हूं। मेरठ छावनी में 10 मई 1857 को भारतीय जवानों ने अंग्रेजी सेना से विद्रोह किया। अंग्रेज अफसरों को मार डाला। फिर उन्होंने दिल्ली कूच किया। दिल्ली के सैनिकों ने भी उनका साथ दिया। 11 और 12 मई को बागी सैनिकों ने दिल्ली को अंग्रेजों के कब्जे से मुक्त करवा दिया। इसके बाद वो सीधे लाल किले पहुंचे और बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर के लिए यह सब कुछ अप्रत्याशित था। उनकी उम्र 82 साल हो चुकी थी, लेकिन बूढ़ी हड्डियों में अब भी जान थी। बहादुर शाह जफर ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस आयु में उनसे विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए कहा जाएगा। शायद उन्हें सैनिक विद्रोह की सफलता पर पूरा भरोसा भी नहीं था, लेकिन वो तैयार हो गए। बहादुर शाह जफर ने देश के तमाम राजाओं और नवाबों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में साथ देने को कहा। मुगल बादशाह की अपील खाली नहीं गई। दिल्ली से लेकर ग्वालियर और बिहार के भोजपुर तक अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई। अंग्रेजों ने जिस तरह क्रांति को कुचलने के लिए बर्बरता दिखाई, उससे जफर का कवि हृदय रो पड़ा। नहीं हाले दिल्ली सुनाने के काबिल, ये किस्सा है रोने रुलाने के काबिल। न घर है न दर है, रहा एक जफर है, फकत हाले दिल्ली सुनाने के काबिल। बहादुर शाह जफर पर विद्रोह भड़काने और अंग्रेजों की हत्या में साथ देने का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया और इसके लिए अदालत लगी, मेरे यानी लाल किले के परिसर में। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर रंगून भेज दिया। मेरे परिसर के अंदर मौजूद करीब 80% इमारतों को अंग्रेजों ने तहस नहस कर दिया। मुझे इंतजार था देश की आजादी का। गुलामी की बेड़ियों के टूटने की पहली आवाज मुझे सन 1945 में सुनाई पड़ी, जब आजाद हिंद फौज के कमांडरों का मुकदमा मेरे परिसर में चलाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की INA के कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह और मेजर जनरल शाहनवाज खान को अंग्रेजों ने कोर्ट मार्शल किया था। इस मुकदमे ने समूचे भारत में राष्ट्रभक्ति का ज्वार ला दिया। इस ट्रायल में